भारत ने एक सफल परीक्षण किया, एक सफल क्षेपणास्त्र प्रणाली का टेस्ट किया और इस क्षेपणास्त्र का नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, HSTDV। ये जो सिस्टम है, ये इसके सफल परीक्षण के बाद भारत 4 देशों की एक कोवेटेड ग्रुप में चला गया है। हालांकि ये ग्रुप ऑफिशियली फॉर्म नहीं है, लेकिन ये अनऑफिशियली 4 देशों का समूह है जिन्होंने ये उच्च कोटि की जो टेक्नोलॉजी है इसको हासिल किया है, इसको बनाया है। अब ये देखा जा सकता है कि ये हमने क्यों किया, ये टेस्ट कैसा था, ये हमने क्यों किया, ये टेस्ट से आगे भारत को क्या प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कुछ 15 से 20 साल पहले DRDO ने HSTDV प्रोग्राम का आरंभ किया, and through this program the DRDO attempted to break into the top group of nations that are able to develop hypersonic glide vehicles that operate on scramjet technology। अब ये scramjet टेक्नोलॉजी क्या है? स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रणाली है जिससे एक स्क्रैमजेट व्हीकल जो होता है, इंजन के समान दिखने वाला एक व्हीकल होता है, जिसको एक मिसाइल पे या फिर एक एयरक्राफ्ट पे लगाया जाता है। वो मिसाइल एक गति प्राप्त करता है जो उस मिसाइल की एक जेनेरिक गति होती है, स्पीड होती है, जो जनरली सबसोनिक साउंड से 1 गुना ज्यादा या साउंड की स्पीड से मिलती जुलती एक गति प्राप्त कर लेता है। एक बार वो गति हासिल कर ली कि ये इंजन उसकी ओर आने वाली हवा को अपने अंदर समा लेता है और अंदर का एक कंबशन इंजन ऑन हो जाता है। वो आती हुई हवा और ये कंबशन को मिला के ये जो स्क्रैमजेट है वो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। ये तीव्र गति ध्वनि से 5 से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से इस व्हीकल को आगे की ओर ले जाती है। कल जो प्रशिक्षण हुआ उसमें HSTDV जो व्हीकल है उसको एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल के ऊपर रखा गया था। वो सॉलिड फ्यूल मिसाइल ने उसको एक ऊंचाई तक लेके गया और एक बार गति उस मिसाइल को प्राप्त हुई, उस मिसाइल ने ये HSTDV को रिलीज कर दिया। एक बार रिलीज करने के बाद ये HSTDV ने करीबन 20 से 21 सेकंड तक हाइपरसोनिक स्पीड्स पे आगे की ओर कूच किया, टारगेट की ओर कूच किया और उससे एटलीस्ट ये फेज का जो टेस्टिंग है वो सफल रहा। अब ये करने के बाद भारत, जैसे हमने पहले ही कहा, अमेरिका, रूस, चीन, इन तीनों देशों के बाद चौथा देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट को सफल तरीके से परिपूर्ण कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमने ये चीन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे या फिर अरुणाचल प्रदेश में होने वाले जो हमारा जो अनबन है उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर ये हमने किया है, और हैव वी डन इट अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल दैट वी हैव अलॉटेड इट टू आवरसेल्व्स? क्या हमने एक किसी टाइम टेबल के हिसाब से जो हमने पहले ही बना के रख दिया था उसी हिसाब से टेस्ट हो रहा है? मैं कहता हूं ये दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है। करीबन 2 साल पहले चीन के बीजिंग शहर में, चीन की राजधानी बीजिंग में, हर साल की तरह चीनी सरकार ने और रैदर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने, जैसे हम 26 जनवरी को हमारे वेपन्स डिस्प्ले करते हैं वैसे ही वे भी करते हैं, और उन्होंने हाइपरसोनिक वेपन उनका जो है जिसका नाम है डोंगफांग ZF, उसको उस परेड में दिखाया था। उसके बाद 2019 में इस डोंगफांग ZF के सफल परीक्षण की खबरें भी आई थी और ऐसी खबर आने के बाद भारत को ये लगा कि
जो उनका HSTDV जो काफी समय तक लेबोरेटरी टेस्टिंग की फेज में था, उसको अभी फ्लाइट टेस्ट कराना जरूरी हो गया है। उसके अलावा रशिया ने भी अपना वैनगार्ड नाम का जो हाइपरसोनिक व्हीकल है उसका भी प्रशिक्षण किया था, और अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है वे भी X-51 वेव राइडर नाम का HSTDV जैसा ही एक हाइपरसोनिक व्हीकल है, उसका उन्होंने प्रशिक्षण किया। अब ये सब कुछ होने के बाद भारत जो लेबोरेटरी टेस्टिंग फेज में कई सालों तक अटका हुआ था, उन्होंने फ्लाइट टेस्टिंग मोड में अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया और कल का जो प्रशिक्षण था वो पूर्ण हो गया। अब ये रही बात थोड़े इतिहास की, और इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि भारत इन तीनों देशों से बहुत पीछे नहीं चल रहा। हालांकि हम 1-2 साल पीछे है, बट ये जो टेक्नोलॉजी गैप होता है, ये कई और टेक्नोलॉजीज के अगर साथ हम कंपेयर करें तो उस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी गैप बहुत छोटा है। तो हम इन तीनों देशों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। हालांकि कुछ अंदरूनी रेडीनेस के वजह से हमने फ्लाइट टेस्ट पहले नहीं किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और ये देरी भी ज्यादा देरी नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा गैप है। तो ये बात का काफी ज्यादा महत्व बन जाता है, और ये कल के टेस्ट के बाद अमेरिका, रशिया और चीन ये हमारे देश को एटलीस्ट ये टेक्नोलॉजी के वर्टिकल में बहुत ही सीरियसली लेने वाले हैं। और इसकी शुरुआत भी हो गई है कि काफी सारा इंटरनेशनल मीडिया को और जो इंटरनेशनल जो थिंक टैंक कम्युनिटी है वो कल के टेस्ट के बारे में काफी चर्चा भी कर रहे हैं। अब ये HSTDV का उपयोग कैसे हो सकता है? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि HSTDV एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ एक हथियार ना होते हुए ये आने वाले जमाने का स्पेस प्लेन या फिर स्पेस में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले जो विमान है उनको बनाने में भी कारगर प्रूव हो सकता है। ऐसे क्यों? अगर आपने HSTDV का अगर शेप देखा हो, ये HSTDV को आप एक मिसाइल पे लगा सकते हैं, आप उसको एक प्लेन के जो 2 विंग्स होते हैं, विंग्स के नीचे लगा सकते हैं, या जो प्लेन का जो फ्यूसलाज होता है जिसमें हम बैठते हैं उसके नीचे आप उसको लगा सकते हैं। ऐसे लगाने के बाद अगर आपको उस प्लेन को या फिर अगर आप उस मिसाइल को उसकी जो कन्वेंशनल स्पीड होती है उससे अगर थोड़ी और ज्यादा गति देनी है, हालांकि ये थोड़ी और नहीं है, ये हाइपरसोनिक गति है, तो उस गति पे ये व्हीकल उस पूरे यान को, बीट मिसाइल और बीट प्लेन, उसको वो ले जा सकता है। अब रहा प्लेन का सवाल, आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कि HSTDV can be used as a space plane, can be used as an engine for taking astronauts into the Earth's orbit or taking logistics into the Earth's orbit. हमने ये भी सुना है और हम के भारत 2030 साल तक लो अर्थ ऑर्बिट में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें हम आगे की ओर कूच करें। ये प्रोजेक्ट काफी एडवांस स्टेजेस में है, और अगर वैसा हो जाता है तो उस स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए जो सामग्री लगती है, जो लॉजिस्टिक्स लगता है, उस लॉजिस्टिक्स के लिए HSTDV से युक्त जो प्लेन्स है वो वहां तक लॉजिस्टिक्स लेके जाएंगे। ये रॉकेट्स में भी इस्तेमाल हो सकता है अगर और ये मिसाइल्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, खास करके ऐसे मिसाइल्स जो शॉर्ट रेंज में 500 किलोमीटर से कम या फिर मीडियम रेंज में 1000 किलोमीटर से कम के क्षेपणास्त्र है। ऐसे मिसाइल्स को लॉन्च कन्वेंशनल तरीके से किया जाएगा, जहां पे वो जैसे लॉन्च किए जाते हैं वैसे ही उनको लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही एक वो गति प्राप्त करेंगे उसमें ये HSTDV को ऑन किया जाएगा, और ये फिर मिसाइल, वंस दिस हाइपरसोनिक मिसाइल एंटर्स द एनिमी टेरिटरी और एनिमी का जो एयर स्पेस में एंटर कर जाता है, ऐसे मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम
हमने जो S-400 के बारे में कई पिछले कुछ सालों में वार्ता की थी, और या फिर थार्ड सिस्टम है, या फिर आकाश सिस्टम है, या फिर डेविड स्लिंग है इजराइल का, ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है ऐसे मिसाइल को नहीं रोक पाएगा। ये मिसाइल हवा को चीरते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ेगा और टारगेट को भेदेगा। Once it hits the target, you actually don't need a detonating device. इसकी जो स्पीड है वो खुद में ही काफी है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में। तो अब ये होगा कि ऐसे मिसाइल को हम कैसे लॉन्च करेंगे। क्या इस मिसाइल को टैक्टिकल तरीके से लॉन्च किया जाएगा, या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन होगा, इसको हम आने वाले समय में देखेंगे। अप्रैल के महीने में सर्गेई लैवरोव, रशिया के सर्गेई लैवरोव और अमेरिका के माइक पोम्पेओ, इनकी एक मुलाकात हुई थी, और ये दोनों सज्जनों ने उन दोनों देशों के बीच की जो स्टार्ट ट्रीटी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी है, जो उन दोनों देशों की न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल में रखती है, या फिर न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स को, या फिर आईसीबीएम्स को कंट्रोल में रखती है। दोनों देश ने कई सालों पहले एक ऐसा करार किया था जिसमें उन्होंने ठान लिया था कि हम एक नंबर की ऊपर मिसाइल्स नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स नहीं बनाएंगे। तो वो ट्रीटी का एक रिवीजन आने वाला है, स्टार्ट ट्रीटी का, और उस रिवीजन में दोनों देश ये सोच रहे हैं कि हाइपरसोनिक वेपन्स को उसमें ऐड किया जाए। सो अपार्ट फ्रॉम आईसीबीएम्स and the number of nuclear other missiles, they are also planning to contain the number of hypersonic weapons or hypersonic vehicles. अब अगर वो हो जाता है तो हमारा जो ब्रह्मोस 2 जो प्रोजेक्ट अब चल रहा है उसको थोड़ी सी क्षति पहुंच सकती थी, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो भारत और रशिया के बीच बनने वाली मिसाइल है, जिसमें दोनों का योगदान उल्लेखनीय है, दोनों देशों का, भारत और रूस का। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों देश इक्वल अमाउंट में टेक्नोलॉजी उसमें इंसर्ट कर रहे हैं उस मिसाइल के डेवलपमेंट में। लेकिन अगर हम फर्ज करें कि स्टार्ट ट्रीटी साइन हो जाती है और अमेरिका और रशिया उसमें हाइपरसोनिक वेपन्स को डाल देते हैं, तो उसमें ब्रह्मोस 2 में, जो ब्रह्मोस 2 खुद भी एक हाइपरसोनिक वेपन है, उसको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कौन देगा? ये एक प्रश्न चिन्ह उठता था। ये प्रश्न चिन्ह अब दूर हो गया है, क्योंकि भारत ने खुद से ही अगर हाइपरसोनिक वेपन और हाइपरसोनिक व्हीकल अगर डेवलप किया हो, तो भारत पूरी तरीके से ब्रह्मोस 2 को भारत में ही बना सकता है विदाउट अ रशियन असिस्टेंस। इसकी भी एक योजना हो गई है, प्रबंध हो गया है इसका, और ये काफी एक अच्छी चीज है। भारत ने इससे पहले भी शौर्य नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है, जो करीबन मार्क 6 के ऊपर मार्क 7 के आसपास पहुंच जाता है, मार्क 7.5 के आसपास पहुंच जाता है, और ये करीबन 1000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। उसके अलावा ये अब HSTD भी आ गया, जिसकी कल टेस्टिंग हो गई है। ये भी अलग अलग से मिसाइल्स को, जो स्वयं हाइपरसोनिक नहीं है, उनको वो हाइपरसोनिक गति प्राप्त करा देगा। ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, और हमें ये भी देखना होगा कि जो भी वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में शामिल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल अभी हमको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जिस स्टेज में सिर्फ 4 ही देश है, और कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत कट थ्रोट है, और पिछले कुछ दशकों में हमने जैसे भारतीय वैज्ञानिकों को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। जैसे श्री नम्बी नारायणन जी है केरल के, जिनको इसरो के क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट में वो काफी इंटेंसली इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको विघ्न संतोषी कुछ देश है जिन्होंने उनको बाजू में हटा दिया था कुछ कॉन्स्पिरेसी करके। सो वैसा ना हो, इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी का जो इसके आगे वाला जो डेवलपमेंट है, अब तो सिर्फ फ्लाइट टेस्ट ही हुए हैं,
अभी हमें आगे चल के ये टेक्नोलॉजी को हर एक ऑल्टीट्यूड में, हर एक एनवायरनमेंट में टेस्ट करना है। इसको हमें रेगिस्तान में टेस्ट करना है, इसको हमें सी लेवल पे तो ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, क्योंकि कल का टेस्ट था वो चंदीपुर उड़ीसा में हुआ था। आगे चल के हम इसको हाई ऑल्टीट्यूड्स में टेस्ट करवाना है। सी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे से अगर इसको लॉन्च कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। अपार्ट फ्रॉम द एयर लॉन्च कर सके हाइपरसोनिक व्हीकल को, उसका भी एक टेस्ट होना, मतलब मैं एटलीस्ट उसका एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि वैसे प्रकार का भी टेस्ट हो जाए, और जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज हो, जल्द से जल्द इंडियन आर्म फोर्सेस को ये मिसाइल प्राप्त हो, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छा शगुन है। और अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना के साथ जो अनबन चल रही है अभी बॉर्डर पे, उसको और ये जो कल की टेस्ट हुई थी उसको हम कैसे देखते हैं। चाइना के पास, जैसे मैंने कहा, डोंगफांग ZF है, और उसका प्रत्युत्तर हमने HSTDV के स्वरूप में दे दिया है। अब चाइना जो हिमालयन थिएटर में, जो या फिर तिब्बतन थिएटर में, उसका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी ने माउंटेन वॉरफेयर में महारत हासिल की हुई है, और जग भी उसकी सराहना करता है। वैसा कोई एक्सपीरियंस चीन का नहीं है। लेकिन चीन कैन ओवरवेलम इंडिया विथ इट्स ह्यूज आर्टिलरी एंड आर्मरी। और उसमें पिछले साल जो, जैसे मैंने कहा, परेड में उन्होंने डोंगफांग ZF को दिखाया था, और कई सारे अलग अलग उन्होंने वेपन्स दिखाए थे जो कटिंग एज लगते हैं, पर लेकिन उसका असलियत हमें मालूम नहीं है। लेकिन दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, और उनको डेटर करना हो, अगर उनको हमको कहीं रुकाना हो, उनको कुछ करने से या फिर कुछ बड़ा कदम उठाने से रुकाना हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी बनती है। एंड आई बिलीव HSTDV will play that role in the coming years. बट चाइना भी ये ध्यान में रखेगा कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनलाइज कैसे करता है, कितनी देर में करता है, एंड दैट विल डिसाइड अ लॉट, at least in the ongoing conflict with China as well as with Pakistan. तो यही बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।